तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल ही था, उसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। x+1 हमें 3 गिवन है, y-2 1 गिवन है। सो x+1 = 3, y-2 = 1। सो यहाँ से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बड़े आराम से आप लोगों ने कर ही लिया होगा, सबका ही आंसर इस पे करेक्ट है। एक बंदे ने रॉन्ग किया है आंसर को, अब वो शायद मीटिंग में है नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो तो बढ़ते हैं फिर, देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो गया, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन सर पे। हो जाना ओके चाहिए सर 1,1,1 और एक आना चाहिए इसका 1,1,2, एक आना चाहिए 1,2,1 और एक आना चाहिए 1,2,2, एक 2,1,1, एक 2,1,2 एंड यहाँ पे हो जाना चाहिए 2,2,1 और 2,2,2। ये होना चाहिए फोर्थ का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है ए क्रॉस बी, ये सब गिवन है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए के सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं हम। तो ये जो जितने भी फर्स्ट में दे रखे हैं ये सब ए के हो जाएंगे। ठीक है, तो ए में हो जाएंगे ये p, m और इसी तरीके से बी के हो जाएंगे लास्ट वाले, ये जो दे रखे हैं, यानी कि ये जितने भी लास्ट में बी के हैं ये शुरू वाले ए के। तो बी के यहाँ पे हो जाएंगे r। ठीक है, और सिक्स्थ क्वेश्चन है अपने सर पास। आज खाली टेस्ट का डिस्कशन होगा? हाँ, बस आज टेस्ट का ही डिस्कशन होगा। ठीक है, अगर मैं देखूं G क्रॉस H तो हो जाएगा 7,5, 7,4, 7,2 और इसी तरीके से 8,5, 8,4 एंड 8,2। ये सब एक सेट के अंदर कर दूं तो ये G क्रॉस H आ जाएगा। इसी तरीके से H क्रॉस G के लिए इसका हमें कर देना है 5,7 और 5,8। ये है शुरुआत वाला G क्रॉस H के लिए और ये है H क्रॉस G के लिए, और ये हो जाएगा 4,7, 4,8, 2,7, 2,8। सो ये इसका आंसर है। जो सेवेंथ वाला क्वेश्चन है कि बोलता है फाइंड द रेंज ऑफ f(x) = 2 - 3x। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) जिसकी हमें गिवन है 2 - 3x की, हमें रेंज पूछिए क्या आएगी। यहाँ पे x r रियल नंबर कुछ भी हो सकता है और x ग्रेटर देन 0 है। तो अब अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू में लेट से 1 पुट करके देखता हूँ क्या आएगा मेरे पास। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको 1 पुट करूंगा तो ये मेरे पास टर्म आ जाएगी -1 f(x) f1 पे, और f जैसे ही मैं f2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 206, ये आ जाएगा -4। यानी कि नेगेटिव साइड में जितने भी नंबर्स हैं ये सब जा रहे हैं। एक बार मैं इसको 0.1 भी पुट करके देखता हूँ, इससे हो जाएगा 2 - 0.3। तो ये y = 2 - 3x मुझे गिवन है, ये हो जाएगा y-2 और डिवाइडेड बाय -3 = x। ठीक है, तो अब ये होना चाहिए 2 - y/3 = x। तो अब अगर x ग्रेटर देन 0 है मेरे पास, मुझे गिवन है, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, x ग्रेटर देन 0, तो यानी कि 2 - y/3 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 2 - y, 3 उधर साइड जाके 0 हो जाएगा, 2 - y ग्रेटर देन 0 बचा। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसे 2 इज लेस देन y, सो y इज लेस देन y इज जो रेंज आएगी इसकी वो आ जाएगी फिर मेरी 2 से जितने भी छोटे नंबर्स होंगे, तो यानी ये जाएगा 2 से -∞ तक। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी रेंज अगर मैं देखूं। सर मुझे ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये कैसे कब पता चला, कौन कब से चलो लगेगा? ठीक है, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम कब यूज़ करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा नंबर इंक्लूडेड होता है। लेट्स से मेरा अगर आता मेरे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मैं इसे किस तरीके से लिखता? अब यहाँ पे मेरे पास 2 इंक्लूडेड है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2
से लेकर अब x बड़ा है तो यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी अपने पास इंक्लूडेड नहीं होता, इन्फिनिटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिंपल अगर इस तरीके से है सिंपल ब्रैकेट तो इसका मतलब है नॉट इंक्लूडेड, और अगर मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मतलब होता है इंक्लूडेड। अब जैसे मेरे पास आ जाता यहाँ पे लग जाता अगर मेरे पास लेस देन इक्वल टू 5 इस तरीके से, तो यहाँ पे जो होता है वो मेरे पास हो जाता 2 और ये हो जाता 5 और दोनों इंक्लूडेड। ठीक है, अब अगर मेरे पास होता 5 से छोटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो तब मैं यूज करता 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट और 5 पे सिंपल ब्रैकेट, और अगर मेरे पास होता 5x2 इस तरीके से तब मैं यूज करता दोनों पे स्मॉल 2,5 इस तरीके से। ठीक है, तो इस करली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट तो बताता है सिंपल सेट, अगर मेरे पास x इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये तो चीजें होती हैं, ये बता रही हैं रेंज कि इस रेंज के अंदर है, और ये जो x इक्वल टू 2 है ये बता रहा है कि मेरा बस x पर्टिकुलरली बस 2 है, तो तब मैं लिखता हूँ इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट का हम यूज तब करते हैं जब हमारे पास गिवन होता है कि बस हमारे पास यही वाली वैल्यू है और रेंज में नहीं है कोई भी वैल्यू। लेट्स से अब मुझे लिखना होता है x की वैल्यू आती है मेरी 3,5, तब मैं इसे लिख सकता था इस तरीके से कि 3,5 है कर्ली ब्रैकेट में, या फिर इसे ऐसे लिखते हैं हम 3,5 इस तरीके से, तब यूज होता है कर्ली ब्रैकेट वाला सिस्टम। ठीक है, ओके सर। ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो इन क्वेश्चंस में आप सभी को हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, तो अभी हम देखते हैं बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, कि डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है मुझे इस फंक्शन की 4 - x अपॉन x - 4, 4 - x अपॉन x - 4। तो आप सबको ये तो बात तो बताइए कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है डिनोमिनेटर, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तभी तो अपना कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनेगी। अगर ये 0 हो गया डिनोमिनेटर तो ऊपर बन जाएगा अपने पास f(x) इन्फिनिटी, तो वो हो जाएगी इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम नॉट इक्वल टू 0 रखें, तो डिनोमिनेटर हमेशा लेते हैं नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसमें डिनोमिनेटर देखूं तो वो है x - 4, तो मैं उसे लूंगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं देखूं कि डिनोमिनेटर 0 हो कहाँ रहा है, तो अगर मैं इसको देखूं 0 के लिए x - 4 इक्वल टू 0 पुट करूं मैं बस ये चेक करने के लिए कि डिनोमिनेटर 0 कहाँ हो रहा है, तो वो हो रहा है मेरा x इक्वल टू 4 पर। यानी x इक्वल टू 4 पर अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं x इक्वल टू 4 बिल्कुल भी ना लूं, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर 0 चाहिए ही नहीं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं जितने भी रियल नंबर्स हैं उसमें से हटा दूंगा 4, ताकि मेरे पास 4 आए ही नहीं। तो ये तो हो गई मेरी डोमेन। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ से 4 हटा दिया हमेशा के लिए, तो अब मैं देखता हूँ मेरी रेंज क्या आएगी। अब जैसे ही फंक्शन है 4 - x अपॉन x - 4, अगर मैं इसे ढंग से लिखूँ तो ये हो जाएगा, ऊपर लिखता हूँ मैं x - 4 और माइनस ले लेता हूँ कॉमन बाहर, और नीचे भी x - 4, तो ये आ जाएगा मेरा -1 सॉल्व करने के बाद। अब मैं दुनिया जहान में कुछ भी इसमें पुट कर दूं x के अंदर, मेरे हमेशा -1 आएगा आंसर, नो मैटर कि मेरे पास अब कुछ भी है, -1 आएगा। मैं इसमें चाहे x में अब चाहे दुनिया जहान के कोई सा भी नंबर उठा के डाल दूं सिवाय 4 के, 4 डालूंगा तो ये तो इंडिटरमिनेंट ही बन गई। तो इसलिए जो मेरी रेंज है वो सिंपल -1 हो जाएगी, और -1 को जैसे भी मैंने बताया कि इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि -1 फिक्स्ड है, इसलिए हम उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, सर क्या आप रेंज फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे कि अभी तो हमने डोमेन फाइंड आउट करी कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमने क्या किया कि सिंपल वो देख लिया कि जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर बाद में उसे सिंपली हटा देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास सिंपली रियल नंबर्स में से जब मैंने देखा तो ये 4 पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, अगर मैं यहाँ डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए मुझे 4 डालना ही नहीं है, इसलिए मैंने रियल नंबर की लिस्ट में से 4 हटा दिया। तो ये तो आ गई मेरे पास डोमेन। डोमेन होती है जो चीज़ में डालनी है, रेंज यानी जो आउटपुट निकलेगा। अब मैंने क्या किया, रेंज देखने के लिए मैंने सिंपल इसे लिखा x - 4 लिखा माइनस लेके बाहर न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ये तो x - 4 से x - 4 कट गया, -1 आंसर आ गया। तो यानी कि अब चाहे मैं x की वैल्यू कुछ भी डालूं, यहाँ पे 6 डालूंगा तब भी -1 आएगा, 8 डालूंगा तब भी -1, कुछ भी डालूंगा -1 आएगा। तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो गई, -1 हो गई सिंपल, मतलब -1 के अलावा और कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, इसलिए आंसर हो जाता है सी, क्योंकि इसमें रेंज भी -1 गिवन है और डोमेन भी वही गिवन है जो हमने यहाँ निकाली है, रियल नंबर -4। और क्वेश्चन देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड में। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें हमें फाइंड आउट करनी है फंक्शन f(x) इक्वल टू
रूट ओवर x माइनस वन हमारे पास ये गिवन है। इसमें हमारे पास डोमेन भी है, रेंज भी है, रियल फंक्शन की हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने ये भी पढ़ा है कि स्क्वायर रूट अगर है तो उसके अंदर जो भी टर्म है, यहाँ पे लेट से कोई टर्म लिखी है तो ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपने कभी देखा है कि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं -2 का? ये तो बस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही होता है ऐसा। तो इसलिए रियल हम इसे रियल नंबर मानते हैं, और रियल नंबर के लिए स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट के अंदर है x माइनस वन, तो इसलिए x माइनस वन ग्रेटर देन 0, और इस वजह से x ग्रेटर देन हो जाएगा 1 उधर जाएगा, x ग्रेटर देन 1। अब x अगर ग्रेटर देन 1 है तो x 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है, तो यानी x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं भी। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी चीज फिट हो रही है यहाँ पे, मतलब 1 इंक्लूडेड है ना? हाँ 1 इंक्लूडेड है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी तो हो सकता है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसलिए 1 इंक्लूडेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास A B C D में से कोई सा भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि रेंज क्या आएगी। अब लेट से मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया इसमें, इस वाले फंक्शन में मैं 1 पुट अगर कर देता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं रेंज की बात करूँ तो वो शुरू हो रही है, y को से डिनोट करता हूँ मैं रेंज को, तो वो शुरू हो रही है 0 से, और इन्फिनिटी डालूंगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा इस तरीके से। तो रेंज है मेरी 0 को इन्फिनिटी। तो ये मेरा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी तो मैच कर रहा है, लेकिन डी भी तो सेम यही है। सर इन दोनों के ब्रैकेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप गौर से देखेंगे तो अच्छा कोई स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे वाले में। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, होगा वो। क्या डिफरेंस है? वो ब्रैकेट लगता है इन्होंने कंप्लीट शो नहीं करे, ये डिफरेंस ही हो सकता है हाँ, बस। तो इसे जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा। जूम करें क्या इसे थोड़ा? सर मैंने कर लिया जूम, डिफरेंस है दोनों में, हाँ नीचे पे डिफरेंस है पूरा ना, शो नहीं है। वो नीचे इन्होंने वो नहीं लगा रखा, कंप्लीट ब्रैकेट नहीं कर रखा इन्होंने। सही है, दिमागदार हैं थोड़े लोग, कंफ्यूज कर रहे हैं। सर हाँ जेम्स बोलो। सर रेंज कैसा 0 और इन्फिनिटी हो गया? रेंज 0 इसलिए आया क्योंकि जब मैं ये जो 1 है, अगर मैं इसको एफ एक्स में पुट करूंगा ना यहाँ पे, तो अगर आप खुद पुट करो x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो अगर रूट ऑफ 0 निकालोगे वो आ जाएगा 0। तो एफ ऑफ 1 आ रहा है मेरे पास 0, तो वो हो गई रेंज। क्योंकि हम 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने सीधा 1 पे ही निकाल ली क्या वैल्यू आएगी, और फिर मैंने इन्फिनिटी पर भी निकाल कर देखी, वो भी आ गई। वैसे एक्चुअल तरीका तो नहीं है रेंज निकालने का, लेकिन हाँ ये सबसे बेस्ट तरीका है जिसको जिसको आपको भी यूज करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, समय की एक तो बचत हो गई, इतनी जल्दी हमने रेंज निकाल दी, वरना अभी तक हम फॉर्मूले अप्लाई करते रहते, है ना? तो इसलिए ये तरीका आपको भी सीखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सिमिलर ही है कि डोमेन निकालनी है हमें इस फंक्शन की। अब जैसा कि हमने बात करी थी कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बस यही अपनी कंडीशन रहती है कि डिनोमिनेटर, वैसे आपको स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ यस सर। हाँ सर। ना कुछ ऐसा तो नहीं कि छोटी लग रही हो तो मैं जूम भी कर दूंगा, नहीं नहीं सर ठीक है वो। है ना? तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, अब इसे नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2x माइनस का 6 इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस थ्री प्लस टू, एक्स माइनस थ्री सिंपल फैक्टराइज कर रहे हैं इसे, तो ये हो जाएगा x प्लस टू और x माइनस थ्री नॉट इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी हमारे पास 3, एक आ जाएगी -2, यानी x की वैल्यू ना तो 3 होनी चाहिए ना होनी चाहिए -2, तभी अपना पॉसिबल है ये। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स में से हम हटा देंगे दो चीज़ों को, एक जो चीज़ हटा देंगे 3 को, एक हटा देंगे -2 को। ठीक है, तो ये आंसर हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, बाकी तो सही है ना? हाँ तो फिर ए हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, तो ये मैथ्स का पोर्शन है जो कवर हो गया। मूव करते हैं जल्दी से फिजिक्स वाले सेक्शन पर। तो इसमें पूछा गया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी। आप लोगों के लिए बहुत आसान सवाल है ये तो, सिंपल 6900 हो जाएंगी, है ना? तो ये 6900 हो गई, तो ये हो गया अपने पास बी ऑप्शन 4, तो बहुत इजी सवाल था। ठीक है, 12th देखें हम,
12th में पूछा है कि सम बताना है हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर, इसमें खाली स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा है ग्रैंड बोधी हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग और जैसा पूरा बैक है। ऐसा बाकी सबके मेरे में साथ? कोई नो सर, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छे सूरज से आ एक रहा बार है। आप रिजॉइन कर लो। ओके सर, तब तक क्वेश्चन डिस्कस मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है ठीक है। सर नेक्स्ट टाइम कौन सा चैप्टर रहेगा मैथ्स में? मैथ्स में वो तो सर बताएंगे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आपका ओवर हो गया क्या? नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन मान लीजिए। हाँ तो फिर वो दीपांशु सर ही बता पाएंगे आपको। इसके बाद शायद आपका एडवांस मॉड्यूल शुरू हो जाएगा मैथ्स में। सर एक चीज और पूछनी थी मुझे। हाँ पूछो। सर कल फिजिक्स का लेक्चर था, एक्चुअली हमारे घर पे कुछ फंक्शन थे तो मैं अटेंड नहीं कर पाई 6 बजे। अच्छा, और सर आपने वीडियो भी अपलोड नहीं किए हैं यूट्यूब पे। वो मैं मेरी गलती नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से भेज देता हूँ, अब वो उधर से हुआ होगा कुछ, मैंने चेक नहीं किया। तो हो सकता है मैं बोल दूंगा उनसे, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, डिले जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी कभी। वैसे उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया होगा, बट हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, वरना मैं थोड़ी ना करता हूँ अपलोड, उधर से ही होता है वो। चलो, तो हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे पास इस समय 3 डिजिट्स हैं ये, ठीक है। इनका हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करके सम निकालना है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम सम करते हैं हम देखते हैं मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस डिजिट के हैं। तो ऑब्वियसली इस डिजिट के हैं सिग्निफिकेंट फिगर, वो हैं 3। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हों। तो आंसर जैसे देखते ही पता चल रहा है कि बी होगा, क्यों? क्योंकि बाकी सब आंसर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हैं, बस इस आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। लेकिन फिर भी वेरिफिकेशन के लिए इसे सॉल्व आप कर लेना आराम से। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3368। ये क्या बन रहा है, ज़्यादा बन गया ये तो। सर पहला तो सर ऑप्शन, पहला ऑप्शन है। ये ऑप्शन नंबर ए तो डिफरेंट है। नहीं, सर टोटल आंसर 227, पहला आएगा। सर आपने 272 लिखा, 227 है सर। अच्छा ओके ओके, 227 है ये, ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन आएगा, लेकिन हमें क्लियरली गिवन है, मेंशन्ड है कि हमें बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही यूज करने हैं आंसर में। तो आंसर मेरा हो जाएगा 664। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, जो भी अपना आएगा ना 663.821, हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये अपना बन जाएगा 664 और आंसर हो जाएगा बी। सर कहाँ लिखा है कि हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर से राउंड करेंगे? जब राउंड ऑफ। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे, लगता है आपने रिवाइज नहीं किया, तो उसमें जब हम सम करते थे तो हमने क्लियरली पढ़ा था कि जब मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना जिस डिजिट के, हमें वो यूज करने हैं, सम करते वक्त भी और सब्ट्रैक्ट करते वक्त भी। आप एक बार उस चीज को दोबारा रिवाइज करना, ओके? क्योंकि हमने क्लियरली पढ़ा था कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का सम या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं ना जिस डिजिट के, वही सिग्निफिकेंट फिगर्स हम आंसर में लेते हैं। लगता है जेम्स आपने रिवाइज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें मास और वॉल्यूम गिवन है एक बॉडी का। मास भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, पूछा क्या है, डेंसिटी पूछी है। तो सिंपल इनको डिवाइड कर देना है, हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। ये सब आपने आराम से कर ही लिया होगा क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का डिवीजन भी देखा था। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसे लीव करते हैं। हाँ सर ये मुझे क्वेश्चन 1 सही से, है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्ट के ऊपर है, इसको देखते हैं हम। पर मैंने आपको वेबसाइट बताया था ना कि जैसे राउंड ऑफ करते वक्त हम सिग्निफिकेंट फिगर देख लेते हैं किसके कम है, तो वो यूज करते हैं हम। तो जैसे कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2.5 है, तो आपका जैसे आंसर 1.69 आ रहा है, तो अगर हम उसे राउंड ऑफ करेंगे तो वो आ जाएगा 1.7। आपका आंसर कितना आ रहा था? 1.69 फीस। है ना? तो मैंने अभी जैसे बोला ना कि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसको हम उस हिसाब से राउंड ऑफ कर देते हैं, तो आंसर इसका सर मेरा अभी फिर यहीं पे गलत हो गया याला, मैंने भी 1.69 कर दिया। ओके। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, लगता है आपने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया वो चीज। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि जब भी क्लास हो ना उस दिन घर जाके जरूर रिवाइज करो, ठीक है? क्योंकि तभी चीजें याद रह पाती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें बताया गया कि राउंड ऑफ करना है हमें। तो जैसे कि हम जब सिंपल राउंड ऑफ करते हैं, उसमें सिंपल वाले की जगह हमने एक और चीज आपके साथ डिस्कस करी थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब हम राउंड ऑफ करते हैं तब हम ये चेक करते हैं 5 के केस में कि उससे पहले वाली डिजिट इवन है या ऑड है।
ओके तो जैसे इस वाले केस में पहले वाली डिजिट इवन है तो हम इसे एज इट इज रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 2.74 या ये हो सकता है। लास्ट वाले केस में हम क्या करते हैं, जब ऑड होता है तब हम उसे +1 करते हैं, ऑड के केस में +1 और इवन के केस में लीव इट एज इट इज। तो जब ऑड है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे और यहाँ पे भी 2.74 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना डी। ठीक है, ये चीज भी हमने डिस्कस करी थी, अगर डाउट है तो आप देखना दोबारा, क्योंकि ये बेसिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी इजी लग रहा है मुझे कि लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। 16.2 अपने पास गिवन है और 10.1 हमारे पास यहाँ पे गिवन है सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ शीट इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर इज, तो ये हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है कि इसमें एरर कितना आएगा और हमें कैलकुलेट करना है इसका एरिया। तो सिंपल, इसे सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो बढ़िया से। तो एक मिनट में कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। सो ये आ जाएगा 163.62 इस तरीके से तो आ रहा है ये। और यहाँ पे हमें बोला गया सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म्स में करनी है हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे लग रहा है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उसमें हम क्या करेंगे 16.2 10.1, तो यहाँ पे बेसिकली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सब केसेस में। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि हम क्या करेंगे, इसे राउंड ऑफ कर देंगे, हो जाएगा 164। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 164 है, ए हो जाएगा इसलिए आंसर। इसलिए इन्होंने बड़ी होशियारी से यहाँ पे एरर भी नहीं दिए, तो हमें एरर कैलकुलेट करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इस तरीके से। ठीक है, तो वही बेसिकली सर एरर्स और सिग्निफिकेंट। हाँ बोलो। ये +-3 मतलब क्या तो कर रही है ये? ये जो एरर इन्होंने गिवन दिया है ना यहाँ पे, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे एरर दे ही नहीं रखा, जिसकी वजह से हम एरर कैलकुलेट करेंगे। और हमें उस एरर को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा बिना उस एरर को कैलकुलेट करे ही आंसर आ गया है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज गिवन होती है ना हमें, वो बस दिखाने के लिए गिवन होती है, बट उनकी क्वेश्चन में कोई यूज ही नहीं होता। हमें लगता है कि पता नहीं इनका भी कुछ यूज करना है क्या, किस तरीके से आएगा, लेकिन कभी उनका यूज ही नहीं करना होता, सिंपल तरीके से भी आंसर आ जाता है। यहाँ पे अब क्वेश्चन है डायमेंशनल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब किसका सेम नहीं होता फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे हमने वर्क, आप सब लोग जानते हो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और टॉर्क क्या होती है, टॉर्क आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा टॉर्क का। टॉर्क का भी फॉर्मूला ये होता है फोर्स इनटू लेंथ। ठीक है, तो लगभग लगभग हमें यहीं से क्लियर दिख रहा है कि डायमेंशन इन दोनों की तो सेम आनी है। सर सेकंड वाला है क्या आंसर? सेकंड वाला आंसर ऐसे तो पता नहीं, देखना पड़ेगा। टेंशन अपने पास एक फोर्स होती है और सरफेस टेंशन होती है अपने पास फोर्स अपॉन एरिया, तो मुझे लग रहा है सी होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि टेंशन का फॉर्मूला होता है अपने पास फोर्स, टेंशन एक फोर्स है, और सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि सरफेस टेंशन एक प्रेशर है जो एयर लगाती है सरफेस पर। अगर हमारे पास ये कोई लिक्विड है ना और ये कोई सरफेस है, तो इसकी सरफेस पर क्या लगता है, एक प्रेशर लगता है, जो इसकी साइड वाली ये सब लगाते हैं, एयर भी लगाती है थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी इसकी साइड की बाउंड्रीज भी लगाती हैं, तो उससे क्या करती है, ये जो लेयर है ये हल्की हल्की श्रिंक होती है लिक्विड में। अब सर आप, क्या अब है आपने ये देखा है ऑप्शंस, ना। थर्मोडायनामिक्स से है सर? हाँ सर क्या है वो, टॉर्क टेंशन और सरफेस टेंशन थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से है? हाँ हाँ, उसमें ये थोड़ा लेट है, बट ये फॉर्मूलेज ये सब गिवन थे, ये आपको मतलब अपेंडिक्स में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में अपेंडिक्स होता है ना, उसमें फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, इम्पल्स होता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड पे जो अपनी फोर्स लगती है। लीनियर मोमेंटम सिंपल अपने पास मास इनटू वेलोसिटी होती है। तो इस तरीके से बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये एफ डॉट टी होता है, एफ डॉट टी। और टेंशन, सरफेस टेंशन मैंने बता ही दिया, फोर्स अपॉन एरिया हो गया। टेंशन हो सर गया फोर्स। इम्पल्स की तो शायद इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम होती है शायद। इम्पल्स, हाँ वो भी होता है। इम्पल्स अपने पास जो होता है बेसिकली, हाँ वो हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। हाँ, तो फोर्स अपॉन टाइम मुझे याद नहीं है दरअसल, कैलकुलेट कर ही लेते हैं ना इसे, एम डॉट वी वन माइनस एम डॉट वी टू डिवाइडेड बाय टी। चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, और ये हो जाएगा अपने पास एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा एम डॉट ए अपॉन टी। हाँ, तो एफ अपॉन टी हो जाएगा ये। ठीक है, इम्पल्स ही हो गया। और इस तरीके से प्लैंक्स कांस्टेंट होता है अपने पास, ये आप बाद में पढ़ोगे प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में।
एंगुलर मोमेंटम आपको पता ही चली है। तो ये बेसिकली फॉर्मूले के ऊपर था, फिर तो आप डायमेंशन निकाल ही लोगे। तो अभी मैंने जैसे बता दिया, इसका आंसर सी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट अपने पास है कि मेजर द टू क्वांटिटी विद प्रिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज दिस देन दिस, द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। सिंपल हमसे ए इंटू बी की हमसे वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर से देखें तो दोनों के 2 आएंगी, और यहाँ पर भी ऑप्शन में 2 दे रखी है, तो ये बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने 2 पहले ही दे दिया। अब हमें एरर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो हमने देखा था कि जब हम एरर कैलकुलेट करते थे मल्टीप्लिकेशन के केस में, z इक्वल टू ए डॉट बी हमने देखा था, उस केस में डेल्टा z अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इस तरीके से हमने लिखा था। तो डेल्टा ए यहाँ पे 0.5, ए है 2.5, प्लस डेल्टा बी है यहाँ पे 0.01, और बी है यहाँ पे अपने पास 0.1। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस, और ये हो जाएगा 0.1। तो 1/5 है अपने पास 0.2 ही है ना, और ये हो जाएगा प्लस 0.1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.3। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड की मेरे पास आ गई वैल्यू 0.3। तो डेल्टा जेड की क्या आ जाएगी 0.3 इंटू जेड। अब जेड कैलकुलेट करना है, तो जेड क्या होता है मेरे पास, सिंपल ए इंटू बी होता है। ए इंटू बी मैं यहाँ से देखूंगा तो आ जाएगा 0.25 सॉरी 0.25 आ गया जेड, इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो 0.25 इंटू 0.3 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 0.075। अब अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा तो ये हो जाएगा 0.08। तो मेरा आंसर आना चाहिए इस केस में ए। ये मेरे पास आ गई डेल्टा जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू ए रही। सिंपल, आपको डेल्टा जेड निकालना था, जेड निकालना था। मीटिंग टाइम वैसे ओवर होने वाला है, आप रिज्वाइन कर लेना मीटिंग अगर ओवर हो जाए, ठीक है। तो ये था सर 0.25, सर 0.25 कैसे आएगा? z इक्वल टू ए इंटू बी होता है। तो हमारे पास ये a था 2.5, b था 0.1, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इससे हमारी z की वैल्यू आ गई। और डेल्टा z के लिए हमने कल फॉर्मूला पढ़ाई था, डेल्टा z अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, तो हम यहाँ पे थे, तो z हमने सिंपल a इंटू बी कर कैलकुलेट कर लिया था, और डेल्टा z हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा z अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो उससे हमारे पास डेल्टा z की हमने वैल्यू कैलकुलेट करी, वो आ गई 0.075। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.08 आ जाएगा, और ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कि हमारे पास a गिवन है, b गिवन है, और हमें बताना है रूट ऑफ ए बी, इस तरीके से। तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी रेज टू पावर 1/2, या फिर a रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई में b रेज टू पावर 1/2। ये अपने पास z है। हमने देखा था पावर्स वाले फॉर्मूले को किस तरीके से यूज कर रहे थे। हमने सिंपल पावर को नीचे उतार लाए थे, डेल्टा a अपॉन ए लिख दिया था, प्लस में 1/2 नीचे उतार लाए, डेल्टा b अपॉन बी ऐसे लिख दिया, और ये हो जाएगा हमारे डेल्टा z अपॉन जेड के इक्वल। तो इसी तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। सर ये जो आज के टेस्ट के क्वेश्चंस थे, ये हमें अभी इसके बाद साइट पे मिल जाएंगे? ये साइट पे पता नहीं, मैं बोलूंगा उनसे, डाल देंगे वो साइट पे। सर नहीं तो अभी देख के एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा ना वो, जहाँ पे प्रॉब्लम भी थी। हाँ हाँ ठीक है, आराम से मैं बोल दूंगा उनसे, वो साइट पे डाल देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। सही सवाल था ये। अब देखते हैं हम इसे किस तरीके से, सिंपल इसमें वैसे करना तो कुछ है नहीं। पूछा गया है मोस्ट प्रिसाइज कौन सा होगा। अब आप खुद सोचो, अगर आपसे बोले कोई कि अगर मुझे जाना है डेस्टिनेशन ए पे और मैं हूँ डेस्टिनेशन सी पे, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। अगर मैं किसी आदमी से पूछता हूँ कि भाई ए कहाँ पे है, एक आदमी बोलेगा कि वो सर 5 किलोमीटर दूर है, और एक आदमी बोलेगा सर यहीं पे है जस्ट बगल में 5 मिलीमीटर। तो कौन सा बिल्कुल प्रिसाइज हुआ, किसने बिल्कुल करेक्ट वैल्यू बताई? तो ऑब्वियसली जो सबसे कम यूनिट्स में मुझे वैल्यू दे रहा है उसने ही सही वैल्यू बताई, तो इसका तो सिंपल ए हो जाता है आंसर। मतलब इसमें हमें देखना है कि कौन हमारे पास जो आंसर अवेलेबल है वो सबसे कम यूनिट में है। तो यहाँ पे सबसे कम यूनिट मिलीमीटर है, इसलिए आंसर अपने पास मिलीमीटर हो गया, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो देखते ही करने हैं आपको क्वेश्चन। अब हमारे पास गिवन है मीन लेंथ गिवन है किसी ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर अपने पास गिवन है। तो हमें बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। अब हमने बताया था आपको एक्यूरेट के लिए क्या देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सबसे पास है। तो इसलिए क्या करो, माइनस करो हर किसी को, 5 - 4 करके देखो, 5 - 4.805 करके देखो, 5 - 5.25 करो, और 5 - 5.4 करो।
जो आपको सबसे पास लगे 4.9 है वो आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.91, ये भी कुछ आ जाएगा, ये भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पास ये आएगी ए, तो ए आंसर हो गया। इस तरीके से होना है ये सवाल। सर एक बार 90 फिर से बता दीजिए। 19 19 में हम कर रहे थे कि जो भी अपने पास सबसे कम यूनिट होगी ना, प्रिसीजन के लिए हम वो वाली ले लेते हैं। तो यहाँ पे मिलीमीटर है इसलिए हमने ये वाली ले ली बस, बाकी वैल्यूज तो सब सेम ही है। ओके ओके। ठीक है, तो अपने पास फिजिक्स वाला पोर्शन भी खत्म हो गया। केमिस्ट्री सबसे इजीएस्ट, इतनी बार बताया है क्लास में, जे जे थॉमसन। थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केमिस्ट्री तो इजी थी। सर इसका तो थर्ड वाला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ मास नंबर ऑफ एन एटम? मास नंबर के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ देते थे, मिला देते थे, तो इस वजह से इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा मजा आता है केमिस्ट्री सॉल्व करने में। सर इसका भी सी है। इसका मास नंबर 37, एटॉमिक नंबर 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमसे पूछे गए हैं। सिंपल एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, पता नहीं इसकी क्यों दे रखी है। मैंने बताया था ना कि कुछ इरेलेवेंट चीजें भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, वो आपको खुद ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एन एटम? मास ऑफ एटम के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी होती है केमिस्ट्री सॉल्व। जेम्स आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक सर नंबर। इसका भी सी है। हाँ यार बताओ, सबका सी आंसर आ रहा है। सबका सी है केमिस्ट्री में लगभग लगभग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी? इसका सी नहीं होगा आंसर। इसका हमने आपको बताया था कि जो आइसोटोप होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करी जाती है उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देख लेते हैं। एटम्स दैट हैव द सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड, क्या होंगे बताइए? आइसो आइसोबार आइसोटोप्स। आइसोटॉप। हम्म, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होंगे जेम्स। जैसे कि क्या होता है कि हमने पढ़ा था, एक था अपने पास 14C6, एक था 13C6, एक था 12C6। ठीक है, तो ये कार्बन के आइसोटोप्स थे, जिसमें से हमने क्या किया था, मास कैलकुलेट किया था 1U का। तो उसमें हमने इस वाले एटम, इस वाले कार्बन के एटम को कंसिडर किया था, तो ये सब आइसोटोप्स थे। आप इस चीज से इसको याद रखिए कि हमने कार्बन जब लिया था तो उसमें हमने आइसोटोप लिए थे, तो आपको ये एकदम चीज क्लिक करेगी कि मास नंबर तो हमारे पास क्या है, इनका सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया कुछ। हमारे पास जो गिवन है वो है सेम मास नंबर। अगर मास नंबर अपने पास सेम है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आइसो बार होना चाहिए। आइसोटोप्स। एक सर मिनट। आइसो एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर वो आइसो, मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर आइसोबार। मास नंबर इसमें हमारे पास सेम है और एटॉमिक नंबर अपने पास डिफरेंट है, तो सर ये वाली वेबसाइट चीज में तो। रॉन्ग आंसर। सर आइसोटोप्स में तो ऊपर ये एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है शायद। सर हाँ, आप गूगल करके देख लीजिए। आइसो बार्स में हमारे पास सेम मास नंबर रहता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहता है। आइसोटोप्स में ही तो रहता है। सर गूगल में भी आइसोबार लिखा है। गूगल में भी आइसो बार लिखा है ना, तो मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, इसका आंसर आइसोटोप की जगह आइसो बार होना चाहिए। क्योंकि आप खुद देखो, जैसे अपने पास कार्बन के आइसोटोप होते हैं, कार्बन के आइसोटोप में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है 666 वो सेम है, लेकिन ये बोल रहा है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो इसलिए आपको क्या आना चाहिए, सीधा आइसो बार होगा इसका आंसर। आइसो बार इसमें आना चाहिए 14C6 और 14C7। 14C7 ये है नाइट्रोजन, ये है कार्बन। अब इसमें एटॉमिक नंबर 1414 है, सॉरी एटॉमिक मास 1414 है, ये सेम है, और 6 और 7 एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट है, तो ये दोनों है अपने आइसोबार्स। तो इसलिए इसका आंसर। मगर सर मैंने हम्म, ऑप्शन चेक किया था ना, मतलब सब सॉल्व होने के बाद तो आइसोटॉप आ रहा था। हाँ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। मेरा रॉन्ग हो गया है। मेरा भी गया यार ये वाला। आप खुद देखो ना, ये जैसे ये कुछ चीजें हैं, तो ये आपको एकदम क्लिक कर जाएंगी जैसे जैसे आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, मार्क्स अभी के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना चीजों को समझना है।
तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे. व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. एटॉमिक नंबर पे तो कुछ फर्क ही नहीं आता, एटॉमिक मास पे फर्क आता है उसके, है ना. तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, रिमेन्स द सेम. तो क्वेश्चन नंबर 29. एन एटम डिफर्स फ्रॉम एन आयन विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो किस चीज के कारण जो एटम है वो आयन बनता है या फिर मतलब आयन में चेंज हो जाता है, कौन सी चीज है जो इफेक्ट लाती है. सिंपल है, क्योंकि जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ही जो बाहर वाले होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी चीज के कारण कुछ डिफरेंस आता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट द मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन विच ऑफ दीज. सो मैक्सिमम मास ऑब्वियसली अपना न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहता है, तो इसके आंसर हो जाएगा ए. तो बस यही था आपकी क्विज में. मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों हो गए सॉल्व. ठीक है, एंड करते हैं फिर सेशन को.